हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आपका दूसरे वीडियो में, एक नए वीडियो में। ये देखिए यूपी पीसीएस का 2022 का सेकंड पेपर है और हम सेकंड पेपर की ही बात कर रहे हैं, जिसमें से हम इंटरपर्सनल स्किल वाले क्वेश्चन को डील कर रहे हैं, जो लगभग 20 से 28 क्वेश्चन हर साल आते हैं। ठीक है, देखिए इन क्वेश्चन को ना मैंने हाईलाइट कर लिया है, क्योंकि इससे ना पता चलता कि कितने क्वेश्चन आए हैं और समझने में भी आसानी रहती है। आई होप कि मैं सही से पूरी कर रही हूँ। एक दो हो सकता है कि छूट जाते हों, अदरवाइज़ मेरी पूरी कोशिश रहती है कि इंटरपर्सनल स्किल के आपको मैं सारे क्वेश्चन डील करूँ। और इससे पता चलता है कि कितने क्वेश्चन अगर हम नहीं पढ़ रहे हैं तो कितना हमारा नुकसान हो रहा है, क्योंकि एक दो क्वेश्चन नहीं आते हैं इसके। लगभग मैंने अभी 25 क्वेश्चन हाईलाइट किए हैं 2022 में। अब हम देखते हैं इनको वन बाय वन और अपनी तैयारी को और मजबूत करते हैं, है ना। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। अगर 25 से 30 क्वेश्चन या 25 क्वेश्चन या 20 क्वेश्चन आ रहे हैं तो उनको छोड़ना किसी भी सूरत में अच्छी बात नहीं है। ठीक है, पहला क्वेश्चन जो 34 नंबर पे आया है वो है, निर्णय लेने में निम्नलिखित में से कौन सा एक रचनात्मक प्रक्रिया का चरण नहीं है। ठीक है, रचनात्मक, ठीक है, क्रिएटिव या रचनात्मक, उसका चरण नहीं है पूछा इन्होंने। प्रदीपन, तैयारी, सत्यापन, प्रस्ताव की पहचान। ऑप्शन तो यहाँ पर डी सही है कि प्रस्ताव की पहचान। क्यों नहीं है अभी इसको पहले समझते हैं। देखिए इन्होंने यहाँ पर एक्सप्लेनेशन दिया है, ग्राहम बेल के अनुसार निर्णय लेने में रचनात्मक प्रक्रिया के निम्नलिखित चार चरण है ना। ऑप्शन है तैयारी, इसमें परीक्षण और त्रुटि के माध्यम से हल करने के लिए एक समस्या के बारे में जानकारी एकत्र करना, व्यक्तिगत अनुभवों को याद करना और सभी संभावित दिशाओं में जांच करना शामिल है। सही है ना। नेक्स्ट है उद्भवन। इस चरण में व्यक्ति अप्रासंगिक जानकारी या असफल प्रयासों को भूल जाता है तथा कार्यों को प्रभावी ढंग से करता है। ठीक है। थर्ड है कि प्रदीपन। इस चरण में व्यक्ति के अत्यधिक सक्रिय रहने पर समस्या का अचानक अनुभव होता है और एक नया समाधान निकलता है, जैसे कि हम तैयारी के दौरान करते हैं। फोर्थ है सत्यापन। इस चरण में प्राप्त अंतिम समाधान का परीक्षण किया जाता है। यदि समस्या पर समाधान लागू नहीं होता तो पूरी प्रक्रिया को पुनः दोहराया जाता है ना। तो इस तरीके से देखिए हमने प्रदीपन की बात की, सत्यापन की बात की, तैयारी की बात की, लेकिन प्रस्ताव की पहचान इसमें नहीं था। ठीक है, तो यही हमारा आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि संदेश प्राप्त करने वाले व्यक्ति स्वयं से मूल प्रश्न पूछते हैं। ऑप्शन ए, क्या व्यक्ति जो संदेश दे रहा है विश्वसनीय और ईमानदार है। सेकंड ऑप्शन हमारा कह रहा है, क्या स्रोत विषय के बारे में कुछ जानता है। तो नीचे दिए गए संकेतों का उपयोग करके सही विकल्प का चयन कीजिए। ऑप्शन ए, दोनों फर्स्ट और सेकंड प्रासंगिक है। बी, केवल सेकंड प्रासंगिक है। सी ऑप्शन कह रहा है कि केवल फर्स्ट प्रासंगिक है। या डी, नहीं फर्स्ट और नहीं सेकंड प्रासंगिक है। तो ऑप्शन ए है यहाँ पर हमारा सही है। क्यों सही है? क्या व्यक्ति जो संदेश दे रहा है विश्वसनीय और ईमानदार है। क्या स्रोत विषय के बारे में कुछ जानता है। तो उपयुक्त तो दोनों विकल्प संदेश प्राप्त करने वाले व्यक्ति के संदर्भ में प्रासंगिक है, इसलिए आपका ऑप्शन यहाँ पर ए सही है। इंटरपर्सनल के क्वेश्चन है, तुरंत एक बार में नहीं समझ में आएंगे, थोड़ा टाइम लगेगा, बट कोशिश करेंगे तो समझ में आएंगे। कई बार 20 क्वेश्चन, कई बार 25 क्वेश्चन, कई बार 28 क्वेश्चन आते हैं, तो इनको तैयार करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, देखिए इस तरीके से भी क्वेश्चन आते हैं। ये क्वेश्चन आप इंटरपर्सनल में मतलब सोच रहे हैं या किसी और में, मुझे नहीं पता, बट ये इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। समूह निर्णय लेने में डेल्फी तकनीक की मुख्य विशेषता क्या है। ऑप्शन है लिखित संचार, बी विकल्प संचार, सी आमने सामने संचार, या डी शाब्दिक संचार। ऑप्शन तो फिलहाल यहाँ पर ए सही है। क्यों सही है? समूह निर्णय लेने में डेल्फी तकनीक की मुख्य विशेषता है लिखित संचार। ठीक है, इस तकनीक में समूह के सदस्य आमने सामने नहीं मिलते हैं। इस तकनीक का ज़्यादातर उपयोग भविष्य की समस्याओं की पहचान, वित्त एवं उत्पादन आदि से संबंधित निर्णयों के लिए किया जाता है। तो इसलिए यहाँ पर ए ऑप्शन सही है, लिखित संचार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तर्क संगत निर्णय लेने के प्रारूप के अनुसार अंतिम चरण है। ऑप्शन है विकल्प की पहचान, बी विकल्प का चयन, सी सर्वोत्तम विकल्प का चयन, या डी विकल्प का मूल्यांकन। तो निर्णय लेने के प्रारूप के अनुसार अगर अंतिम चरण है तो सर्वोत्तम विकल्प का चयन हर कोई हर विषय पे करता है। यहाँ पर भी उन्होंने यही आंसर दिया है। ठीक है, देखिए तर्क संगत निर्णय लेने की प्रक्रिया में कुल 6 चरण शामिल हैं। ठीक है, इन चरणों का जितना अधिक सावधानी से पालन किया जाता है प्रक्रिया उतनी ही अधिक तर्क संगत होती है। ये चरण निम्नलिखित हैं। ऑप्शन है विकल्प की पहचान, सेकंड निर्णय मानदंड स्थापित करना, थर्ड वजन निर्णय मानदंड,
4 विकल्प उत्पन्न करना, 5 विकल्प का मूल्यांकन एंड 6 सर्वोत्तम विकल्प का चयन। तो इसलिए यहाँ पर इन्होंने विकल्प सी को सही उत्तर माना, क्योंकि सर्वोत्तम विकल्प का चयन। तो इस तरीके से 6 चरण होते हैं, जिसमें कि 6वां चरण इनका लास्ट है, सर्वोत्तम विकल्प का चयन। थोड़ा सा टाइम लगेगा, हम अभी 20 सालों का करना है। आज हम 2022 का ही कर रहे हैं, अभी हमने 2023 का डील कर लिया, अब ये 2022 का कर रहे हैं। तो 20 सालों का जब करेंगे तो काफ़ी चीज़ें अच्छे से साफ हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि आयोग और क्या बनाकर पूछता है क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस विकल्प का अनुसरण किया जाता है। कथन और निष्कर्ष का है। धन एक बहुत बड़ा प्रेरक है। ठीक है, निष्कर्ष में क्या है? ऑप्शन फर्स्ट, लोग तभी प्रेरित होते हैं जब वह एक निश्चित तरीके से करने या व्यवहार करने के लिए कुछ धन पाने की उम्मीद करते हैं। सेकेंड ऑप्शन है, धन के अलावा भी कुछ ऐसे कारक हैं जो लोगों को प्रेरित करते हैं। अब यहाँ पर कूट दिया गया है। ए, दोनों फर्स्ट एवं सेकंड अनुसरित होते हैं। बी, केवल सेकंड अनुसरित होता है। सी, केवल फर्स्ट अनुसरित होता है। या डी, ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड अनुसरित होता है। अब यहाँ पर इन्होंने डी आंसर दिया है। क्यों? उसका कारण देखते हैं। धन एक बहुत बड़ा प्रेरक है। इस कथन के संदर्भ में 2 निष्कर्ष दिए गए हैं। प्रश्नगत दोनों निष्कर्ष ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड अनुसरित होता है, अतः विकल्प डी सही उत्तर है। इसलिए इन्होंने डी चुना हो, क्योंकि धन बहुत बड़ा प्रेरक है, ये जरूरी नहीं है ना। तो इसीलिए दोनों आंसर आपके मतलब डी हो गया, ना तो पहला उसे सेटिस्फाइड करता है ना ही सेकंड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि संदेश का कितना प्रतिशत अशाब्दिक रूप से प्रत्यक्षीकृत किया जाता है। ऑप्शन है 50%, ये 50%, बी 55%, सी 30% या डी 40%। ऑप्शन बी फिलहाल यहाँ सही है कि 55%। ठीक है, अब इसकी जो एक्सप्लेनेशन है उसको पहले देखते हैं कि शरीर की भाषा के शोधकर्ता एवं मनोवैज्ञानिक अल्बर्ट मेहरबियन के अनुसार संदेश का 55% अशाब्दिक रूप से प्रत्यक्षीकृत किया जाता है। शाब्दिक संचार का प्रभाव 7% एवं स्वर, लय, सुर इत्यादि का प्रभाव 38% होता है। ठीक है, तो इसलिए बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रभावी संचार भाषा नहीं है। ऑप्शन ए रंग, बी भाषा, सी शोर, डी संस्कृति। अब इनमें से तो गेस वर्क में एक ये थोड़ा सा समझ में आ रहा कि रंग अगर आपका कोई प्रभावी संचार भाषा है ही नहीं, कलर का भाषा से कोई वही नहीं है ना। शोर हो गया, भाषा हो गई, संस्कृति हो गई। तो हम यहाँ पर एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने बताया कि जो कुछ भी प्रेषक और रिसीवर के बीच संचार को बाधित करता है वह संचार में बाधा के रूप में कार्य करता है। प्रभावी संचार के लिए कई बाधाएं हैं यथा। ऑप्शन ए इन्होंने बता दिया सामाजिक मनोवैज्ञानिक बाधा, यानी कि स्थिति, अनुमान, बंद दिमाग, प्रभामंडल आदि। सेकंड हो गया शारीरिक बाधाएं, यानी शरीर से जो व्यक्ति करता है। तो यहाँ पर ना बाधाओं के रूप बताए गए या प्रकार बताए गए हैं। ठीक है, जैसे सामाजिक में क्या हो सकता है, मनोवैज्ञानिक बाधा, स्थिति, अनुमान, बंद दिमाग, प्रभामंडल आदि, ये मैंने बताया ही। तो ये कह रहे हैं कि अगर सेकंड में शारीरिक बाधाएं, तो यानी शरीर से कौन सी बाधाएं हो सकती हैं, व्यक्ति शोर मचाता है, समय हो गया, दूरी, उम्र, लिंग आदि। संगठनात्मक बाधाएं, पदानुक्रम, कार्यबल की विशेषता, माध्यम का गलत चुनाव या संचार भार आदि। ठीक है, तो इस तरीके से इन्होंने कुछ तरीके दिए हैं जिसकी वजह से प्रभावी संचार भाषा नहीं होगी या बाधाएं होंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा समस्या को हल करने की विशेषता नहीं है। ऑप्शन ए समस्या स्थिति का संगठन, बी समाधान की जटिलता, सी समस्या का आकार, या डी समस्या की समानता। तो यहाँ पर बोला कि समस्या को हल करने की विशेषता नहीं है। ऑप्शन बी यहाँ पर दिया कि समाधान की जटिलता। अब कैसे नहीं, इसको थोड़ा सा समझते हैं, है ना। देखिए, समस्या स्थिति का संगठन, समस्या का आकार एवं समस्या की समानता को समस्या को हल करने की विशेषता के रूप में स्वीकार किया गया या किया जाता है। ठीक है, जबकि समाधान की जटिलता समस्या को हल करने की विशेषता नहीं है, इसलिए विकल्प बी यहाँ पर सही उत्तर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुनने की प्रक्रिया में निहित होते हैं। ऑप्शन ए 6 चरण, बी 5 चरण, सी 4 चरण, या डी 7 चरण। आंसर तो इन्होंने दे दिया कि 5 चरण, लेकिन कौन से होते वो देख लेते हैं, है ना। तो सुनने की प्रक्रिया में जो 5 चरण निहित होते हैं वो हैं। ऑप्शन ए प्राप्त करने का चरण, फिर समझ का चरण,
फिर 3 मूल्यांकन का चरण, 4 याद करने का चरण और 5 प्रतिक्रिया का चरण, है ना, या प्रतिक्रिया चरण। देखिए कोई चीज़ को पहले हम प्राप्त करते, जैसे मैसेज आया उसको हमने प्राप्त किया, फिर उसको पढ़ के हमने समझा, फिर उसका हमने मूल्यांकन किया, इसके बाद में हमको याद रहता है कि ये मैसेज है ना, इसके बाद में हम प्रतिक्रिया देते हैं या उसका चरण आता है। तो 5 चरण होते हैं सुनने की प्रक्रिया में। अभी इतना डिटेल में आपने कभी इसको शायद ना पढ़ा हो, बट अभी देखिए इससे कुछ कुछ चीज़ें समझ में आती हैं कि बात तो इन्होंने ये सही कही है, लेकिन जब हमारे डेली यूज़ में नहीं होता तो हमें लगता है कि कितने ही चरण होते होंगे, क्या पता। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक ड्रेस कोड संचार का उदाहरण है। ऑप्शन ए लिखित, बी अशाब्दिक, सी बोले जाने वाली या डी मौखिक। देखिए ड्रेस कोड अशाब्दिक यानी कि नॉन वर्बल संचार का उदाहरण है। अशाब्दिक संचार से तात्पर्य सामान्यतः शब्द रहित संदेशों को भेजने एवं प्राप्त करने की संचार प्रक्रिया से है ना। जब किसी स्कूल में ड्रेस कोड लागू किया जाता है तो इसका अशाब्दिक अर्थ यही होता है समानता का, है ना, नॉन वर्बल। तो इस तरीके से बी ऑप्शन जो आपका बताया है वो यहाँ पर सही है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा एक समस्या समाधान करने वाले की विशेषताओं से संबंधित नहीं है। ठीक है, ऑप्शन है पूर्व अनुभव और अभ्यास, बी विन्यास चर, सी अभिप्रेरणा कारक या डी समाधान के पदों की सामान्यता। इन्होंने डी ऑप्शन दिया है कि समाधान करने वालों की विशेषताओं से संबंधित नहीं है। अभी इसको देखते हैं कि क्यों। देखिए दिए गए विकल्पों में समाधान के पदों की सामान्यता समस्या समाधान करने वालों की विशेषताओं से संबंधित नहीं है। अब इन्होंने यहाँ पर तो इतना एक्सप्लेनेशन दिया है तो हमें भी इतना ही समझना है। हाँ, नेक्स्ट कह रहा है कि प्रेस विज्ञप्ति किस प्रकार का संचार है। ऑप्शन है सार्वजनिक, बी अंतर्व्यक्तित्व, सी अंतर्व्यक्तित्व या डी इनमें से कोई नहीं। तो ए दे दिया सार्वजनिक। इन्होंने ऑप्शन ए बताया है सार्वजनिक। क्यों? क्योंकि प्रेस विज्ञप्ति जो होती है वो सार्वजनिक प्रकार का संचार है। जब सरकार के किसी विभाग के द्वारा अपने निर्णय को विस्तार से जनता के बीच प्रसारित करना होता है तो इसके लिए वह विभाग सूचना के आलेख को तैयार कर पत्र प्रकाशन संस्थान के संपादक को प्रकाशित करने के लिए प्रेषित कर देता है। प्रकाशन संस्थान के द्वारा इस आलेख को बिना किसी संशोधन के प्रकाशित किया जाता है। तो ऑब्वियसली समझ में आ गया होगा कि ये सार्वजनिक संचार का माध्यम है, ये सार्वजनिक है। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट है कि क्या आपको काम करना पसंद है। यह प्रश्न एक उदाहरण का है। ऑप्शन है सकारात्मक प्रश्न, बी बंद प्रश्न, सी खुला प्रश्न या डी नकारात्मक प्रश्न। आंसर यहाँ पर है कि बंद प्रश्न। क्यों बंद प्रश्न है? देखिए क्या आपको काम करना पसंद है, यह प्रश्न बंद प्रश्न का उदाहरण है। एक बंद प्रश्न को जो आपको एक छोटा उत्तर देने की उम्मीद करता है। यह छोटा उत्तर एक शब्द या एक वाक्यांश भी हो सकता है। प्रेषक और प्राप्तकर्ता के बीच संबंध को दर्शाता है सामाजिक। क्यों? दिए गए विकल्पों में सामाजिक संदर्भ प्रेषक और प्राप्तकर्ता के बीच संबंध को दर्शाता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है, कथन ए है संचार अपरिवर्तनीय है। कथन सेकंड है संचार स्थिर है। दोनों कथनों फर्स्ट और सेकंड सत्य है। बी केवल कथन सेकंड सत्य है। सी केवल कथन फर्स्ट सत्य है। डी दोनों में से कोई सत्य नहीं है। आंसर इन्होंने दिया है कि दोनों कथन फर्स्ट और सेकंड सत्य है, यानी संचार अपरिवर्तनीय है और संचार स्थिर है। देख लेते हैं थोड़ा सा। एक्सप्लेनेशन में भी इन्होंने नहीं बताया है, फिलहाल यही बताया है कि प्रश्नगत दोनों कथन सत्य है। ठीक है, तो वैसे स्थिर भी है और अपरिवर्तनीय भी है, यानी कि परिवर्तनीय नहीं है। आ लगा दिया है लेकिन मतलब उसका वही है, अपरिवर्तनीय है यानी कि परिवर्तनीय नहीं है। आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तो कह रहे हैं कि अभिनति का आशय अपने निर्णयों के प्रति आवश्यकता से आशावान होना कहलाता है। ऑप्शन है आत्मविश्वास, बी अतिविश्वास, सी विश्वास या डी इनमें से कोई नहीं। देखिए अभिनति हिंदी वर्ड है लेकिन मतलब वही है कि ओवर कॉन्फिडेंस। इन्होंने पूछा कि अभिनति का आशय अपने निर्णयों के प्रति आवश्यकता से अधिक आशावान होना कहलाता है। जैसे हम लोग पढ़ते हैं तो बोलते हैं ना कि ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए, तो वही यहाँ पर है कि अभिनति का आशय अपने निर्णयों के प्रति आवश्यकता से अधिक आशावान होना अतिविश्वास यानी कि ओवर कॉन्फिडेंस कहलाता है। तो इसलिए यहाँ पर बी विकल्प यानी बी का जो आंसर है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा कथन सत्य नहीं है। ऑप्शन ए प्रत्येक वर्ग एक समचतुर्भुज है। बी
प्रत्येक समचतुर्भुज एक समानांतर चतुर्भुज है। सी, प्रत्येक आयत एक समानांतर चतुर्भुज है। या डी, प्रत्येक समचतुर्भुज एक वर्ग है। अब कथन सत्य नहीं है तो बी सत्य नहीं है। क्यों नहीं सत्य है देखते हैं। देखिए, प्रत्येक समचतुर्भुज तथा प्रत्येक आयत एक समानांतर चतुर्भुज होता है तथा प्रत्येक वर्ग एक समचतुर्भुज होता है, लेकिन प्रत्येक समचतुर्भुज एक वर्ग नहीं होता है ना। यह केवल तभी संभव है जब समचतुर्भुज का प्रत्येक कोण 90 डिग्री हो। अतः विकल्प डी असत्य कथन है। सॉरी, बी नहीं, डी, मैंने बी बोल दिया होगा शायद धोखे से। डी, प्रत्येक समचतुर्भुज एक वर्ग है, ये असत्य कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि प्रेस विज्ञप्ति लिखने का सही क्रम क्या है। ऑप्शन है क्या हुआ, सेकंड यह किसने किया, थर्ड शीर्षक, फोर्थ यह कब हुआ। मुझे लगता है जो मैंने समझा है अभी तक यहाँ पर, सबसे पहले हमारा शीर्षक आता है किसी भी चीज़ में, चाहे वो प्रेस विज्ञप्ति हो या कोई कहानी हो या कोई मूवी हो, उसका शीर्षक क्या होगा। तो यानी थर्ड यहाँ पर पहले जाएगा। थर्ड कितने ऑप्शन में है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यानी कि बी ऑप्शन, डी ऑप्शन, ठीक है। शीर्षक के बाद में होना चाहिए क्या हुआ, है ना, शीर्षक, फिर क्या हुआ, फिर होना चाहिए हाँ, फिर होना चाहिए एक सेकेंड, शीर्षक, क्या हुआ, यह कब हुआ और यह किसने किया। डी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। देखिए, एक्सप्लेनेशन में भी दिया है कि प्रेस विज्ञप्ति लिखने का सही क्रम है शीर्षक, क्या हुआ, यह कब हुआ, यह किसने किया। तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही है, ठीक है। मतलब मेरा ये क्वेश्चन यहाँ पर सही निकला। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निर्णय लेने के किस उपागम में पारंपरिक साधनों का उपयोग करके समस्या को हल करना शामिल है, ठीक है। तो सी है नियमित उपागम, ऑप्शन है वैज्ञानिक उपागम, बी मात्रात्मक उपागम, सी नियमित उपागम, या डी रचनात्मक उपागम। ऑप्शन इन्होंने सी बताया। क्यों, निर्णय लेने के नियमित उपागम यानी रूटीन अप्रोच में पारंपरिक साधनों का उपयोग करके समस्या का हल निकाला जाता है, इसलिए सी विकल्प सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, जो इसके जस्ट पहले क्वेश्चन सॉल्व किया उसी से मिलता जुलता क्वेश्चन है। निर्णय लेने में विकल्पों की गुणवत्ता प्रभावित होती है। ऑप्शन है बुद्धि से, बी अमूर्तता से, सी मानसिक विन्यास से, या डी प्रत्यक्षीकरण से, ठीक है। डी ऑप्शन इन्होंने बताया कि प्रत्यक्षीकरण से। क्यों, प्रत्यक्षीकरण से निर्णय लेने में विकल्पों की गुणवत्ता प्रभावित होती है। प्रत्यक्षीकरण व्यक्ति के पूर्व अनुभव पर निर्भर करता है, क्योंकि जब तक यह पूर्व ज्ञान नहीं होगा कि जिस वस्तु की संवेदना हुई है वह क्या, तब तक उसके विषय में निर्णय नहीं दिया जा सकता, मतलब नहीं दिया जा सकता। तो इसलिए डी ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, संचार के दौरान पृष्ठभूमि संकेतों, विकृति और व्याकुलता को जाना जाता है। ऑप्शन है प्राप्तकर्ता, बी प्रतिपुष्टि, सी शोर, डी तीव्र ध्वनि। क्यों, अब देखते हैं। देखिए, संचार के दौरान पृष्ठभूमि संकेतों, विकृति और व्याकुलता को शोर के रूप में जाना जाता है। संचार प्रक्रिया में शोर एक प्रकार का अवरोध है जो संप्रेषित संदेश के प्रभाव को कम करता है, इसलिए सी ऑप्शन यहाँ पर इन्होंने सही बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक समूह निर्णय की एक विशेषता नहीं है। ऑप्शन है सभी सदस्यों के बीच सहमति, मतैक्य, बी समूह के सदस्यों के बीच सक्रिय अन्योन्य क्रिया, सी निर्णय के लिए संयुक्त जिम्मेदारी, या डी एक मस्तिष्क दो से बेहतर। डी ऑप्शन इन्होंने दिया है कि निर्णय की एक विशेषता नहीं है। देखिए, ऐसी समस्या जिसे हल करने के लिए समूह के सभी सदस्य विभिन्न उपायों की खोज करते हैं और उन विभिन्न उपायों की व्यवहारिकता पर विचार कर किसी एक उपाय के प्रयोग का निर्णय लेते हैं, ऐसे निर्णय को समूह निर्णय कहा जाता है और इसकी विशेषताएं अधोलिखित होती हैं। सभी सदस्यों के बीच सहमति, समूह के सदस्यों के बीच सक्रिय अन्योन्य क्रिया, निर्णय के लिए संयुक्त जिम्मेदारी, निर्णय को समूह में लागू करने में आसान, समूह में स्वस्थ संबंधों को बढ़ावा। तो इस तरीके से डी ऑप्शन यहाँ पर सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित शब्दों को अर्थपूर्ण, है ना, अर्थपूर्ण तार्किक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ऑप्शन है कभी नहीं, बी कदाचित, थर्ड सामान्यता, फोर कभी कभी, फाइव सर्वदा। अब इसमें से इसको व्यवस्थित करना है, ठीक है। देखिए, जैसे आरोही अवरोही होता है ना, उसी तरीके से इन्होंने सर्वदा यानी कि हमेशा ही होगा। ऑप्शन इन्होंने डी दिया। क्यों दिया है, सर्वदा
सामान्यता, कदाचित, कभी कभी और कभी नहीं। तो इन्होंने ज़्यादा से कम की तरफ को मतलब मूव ऑन किया है ना। तो इस तरीके से डी ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। ध्यान रखना, क्या पता हमें लग रहा था कि हम मतलब इस तरीके से करें कि कभी कभी, कभी नहीं, इस तरीके से कुछ बना रहे थे, बट इन्होंने इधर से इसको बनाया। ठीक है, तो आई होप समझ में आ गया होगा। देखिए नेक्स्ट है कि निर्णय लेना प्रक्रिया के रूप में होता है। ऑप्शन है समस्या की, बी मनोदशा की, सी समाधान की, या डी संप्रेषण की। वैसे भी आप जब निर्णय लेते हो तो किसी समस्या का निर्णय लेते हो। तो ये यहाँ पर कह रहे हैं कि निर्णय लेना एक अत्यंत जवाबदारी का कार्य होता है। यह प्रबंधन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि निर्णय लेना समस्या से संबंधित है। इसमें व्यक्ति को दो परिस्थितियों में से एक को चुनना होता है। प्रभावी निर्णय लेने से समस्याओं को हल करने में मदद मिलती है। अतः विकल्प ए यहाँ पर सही है। ठीक है, नेक्स्ट है कि प्रारंभिक सूचना पर स्थिर रहने की प्रवृत्ति कहलाती है। ऑप्शन है संपुष्टि पूर्वाग्रह, बी एंकरिंग पूर्वाग्रह, सी अति आत्मविश्वास पूर्वाग्रह, या डी उपलब्धता पूर्वाग्रह। ठीक है, तो बी यहाँ पर आंसर दिया गया है। प्रारंभिक सूचना पर स्थिर रहने की प्रवृत्ति एंकरिंग पूर्वाग्रह कहलाती है। यह एक संज्ञानात्मक पूर्वाग्रह है जो हमें किसी विषय के बारे में दी गई जानकारी के पहले भाग पर बहुत अधिक भरोसा करने का कारण बनता है। ठीक है, तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। देखिए आई होप कि क्वेश्चन आपको समझ में आते होंगे। नहीं समझ में आते हैं तो आप 1 से 2 बार इसको जरूर रोक कर देखिए कि क्या लिखा है। निम्नलिखित में से कौन सा एक अंतर्वैयक्तिक पारस्परिक क्रिया का एक कौशल नहीं है। ऑप्शन है शिष्टाचार, बी तदनुभूति, सी सकारात्मक सोच, या डी प्रशासनिक शक्ति। ठीक है, अब देखिए इसके आंसर से पता चल रहा है कि ये क्वेश्चन क्यों जरूरी है। प्रशासनिक शक्ति है ना, क्या बताया, प्रशासनिक शक्ति। अंतर्वैयक्तिक पारस्परिक क्रिया सामाजिक संबंधों का आधार होता है। इसके लिए मात्र 2 व्यक्तियों का मौजूद होना जरूरी नहीं होता, बल्कि दोनों के बीच परस्पर अंतःक्रिया का होना भी जरूरी होता है। शिष्टाचार, तदनुभूति एवं सकारात्मक सोच आदि अंतर्वैयक्तिक पारस्परिक क्रिया का कौशल माना जाता है। इसलिए विकल्प डी सही है। और इसलिए जब कौशल माना जाता है तो इसलिए क्वेश्चन आपको भी दिए जाते हैं, ताकि इनको पढ़ के थोड़ा सा अपना ना जरूरी है सिविल सर्विसेज के लिए या एसडीएम के लिए, तो इसलिए वो लोग देते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है, तो अब आप काउंट कर लीजिएगा कि कितने क्वेश्चन आते हैं। ये मेरा हमने ये दूसरे साल का पेपर डील किया है 2022 का, तो आपको पता चल गया होगा कि कितने क्वेश्चन आते हैं और आपको छोड़ना ठीक है कि नहीं ठीक है, ये आपके हाथ में फैसला है। ठीक है, लास्ट है कि किस संचार में एक भावनात्मक अपील है। ऑप्शन है समूह संचार, बी अंतर्वैयक्तिक संचार, सी जन संचार, या डी अंतर्वैयक्तिक संचार। ऑप्शन बी इन्होंने दिया अंतर्वैयक्तिक संचार। तो देखते हैं। अंतर्वैयक्तिक संचार से तात्पर्य 2 व्यक्तियों के बीच विचारों, भावनाओं और जानकारियों के आदान प्रदान से है। ठीक है, यह आमने सामने होता है, इसके लिए 2 व्यक्तियों के बीच संपर्क का होना जरूरी है। तो अंतर्वैयक्तिक संचार 2 तरफा यानी 2 वे प्रक्रिया है। ओके, ये कहीं भी स्वर, संकेत, शब्द, ध्वनि, संगीत, चित्र, नाटक इत्यादि के रूप में हो सकता है। तो इसमें फीडबैक तुरंत और सबसे बेहतर मिलता है। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। अब हम मिलेंगे दूसरे साल के क्वेश्चन के साथ में। ठीक है।